तो आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब हिंदी चैनल प्रयाग टेक पॉइंट। मैं हूं महेंद्र, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाला हूं IIBF एग्जाम के बारे में। भारतीय बैंकिंग की संरचना और बैंकों के प्रकार, इसी के विषय में इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा एक गुजारिश, अभी तक आपने अपने यूट्यूब हिंदी चैनल प्रयाग टेक पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से भारतीय बैंकिंग की संरचना और उसके प्रकार के बारे में जान पाएंगे। दोस्तों धीरे धीरे करके मैं सारे अध्यायों की इसमें आपको वीडियो बना करके दे दूंगा और इस अध्याय के माध्यम से, पहले अध्याय के माध्यम से मान के चलिए कम से कम 8 नंबर तक के इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इस अध्याय को अच्छे से समझ लेते हैं तो इसमें से कम 8 नंबर के आपके क्वेश्चन बिल्कुल निश्चित आते हैं। इसमें दोस्तों देखिए, इस अध्याय में बैंक की आवश्यकता, बैंक से आशय, भारत में विभिन्न प्रकार के बैंक, ये सारी चीजें बताई गई हैं। सबसे पहले दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि आखिर सरकार IIBF का एग्जाम कराती क्यों है। वो IIBF का एग्जाम इसलिए कराती है कि BCBF के पास अगर बैंकिंग के से संबंधित अगर सारी जानकारी रहेगी तो कस्टमर को आसानी से इसके विषय में सारी चीजें बता सकता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर बैंकिंग सेवाओं की जरूरत, इसके विषय में बताया गया है कि बैंकिंग सेवाओं की आखिर जरूरत क्या है। आज बैंकिंग सेवा ऐशो आराम की चीज नहीं है बल्कि हर एक के जीवन की जरूरत बन गई है। वंचितों की वित्तीय जरूरतें अलग अलग हैं, उनकी जरूरत की बचत, बीमा और सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऋण उनकी पहुंच के भीतर हो। यह है कि अगर बैंकिंग की सेवाएं होती हैं तो इसमें जो है आराम से आप बीमा, बचत और ऋण प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें सरकार ने साफ साफ कहा है कि बैंकों के माध्यम से सारे क्षेत्र को सेवाएं नहीं दी जा सकती, इसलिए BCBF मॉडल जो है BCBF बनाना जरूरी है। अगर हर 5 किलोमीटर में एक BCBF बैठेगा तो उस क्षेत्र में बैंकिंग की सुविधाएं आसानी से दी जा सकती हैं। अब देखिए यहाँ पर बैंक से आशय, आखिर बैंक से होता क्या क्या है। बैंक जनता से बचत, चालू और या मियादी जमाओं के रूप में जमा राशि स्वीकार करता है। इसका मतलब है कि बैंक जो है लोगों से बचत खाता और चालू खाता में और ये फिक्स डिपॉजिट जो होता है वे सारी जमा राशियां स्वीकार करता है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, बैंक के द्वारा जो है ग्राहक को मांग ड्राफ्ट अर्थात चालू खातों में मांग ड्राफ्ट की सुविधा होती है कि अगर आपके खाते में, चालू खाते में बैलेंस नहीं है फिर भी आप मांग ड्राफ्ट के द्वारा उसमें से धन निकाल सकते हैं, पैसे निकाल सकते हैं। या धन अंतरण, पैसे कहीं भेजना है एक स्थान से दूसरे स्थान, ये सारी सुविधाएं बैंक प्रदान करता है। बैंक आजकल इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिए भी निधियां प्रेषित करने की सुविधा प्रदान करता है, जैसे कि नेट बैंकिंग हो गया, भीम ऐप हो गया, ये सारी सुविधाएं जो है प्रदान करता है इस समय। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, यह ग्राहक से अनुदेश स्वीकार करता है और बिजली बिल, स्कूल फीस आदि जैसी उपयोगिताओं के लिए उनकी ओर से भुगतान करता है। बैंक जो है बिजली का बिल भी और स्कूल फीस आदि ये सारे भुगतान को स्वीकार करता है और भुगतान करता है। यह सरकार की ओर से कर का भी भुगतान स्वीकार करता है। और दोस्तों बैंक का सबसे अहम कार्य कारोबार, कृषि, घर खरीद, वाहन खरीद आदि के लिए धनराशि उधार भी देता है। इस प्रकार से दोस्तों इस अध्याय के माध्यम से आप जो है इस सारी चीजों को जान पाएंगे अगर इसको आप पूरा पढ़ते हैं तो। बैंक लॉकर की सुविधा भी देता है जो ग्राहकों के मूल्यवान वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए उपयोगी होता है। ये ATM मशीनें भी परिचालित करता है जिसके द्वारा ग्राहक किसी भी समय, 24 घंटे में किसी भी समय अपनी धनराशि निकाल सकता है। या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सारी सुविधाएं प्रदान करता है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के बारे में आप जानते ही होंगे कि डेबिट कार्ड हमारे बैंक में जो जमा धनराशि होती है उसको निकालने के लिए होती है और क्रेडिट कार्ड ये होता है कि जो है हमारे खाते में राशि नहीं होती फिर भी हम क्रेडिट कार्ड के माध्यम से खरीदारी कर सकते हैं और उसको फिर बाद में हम जमा कर सकते हैं। इसके बाद बैंक म्यूचुअल फंड की यूनिटें और बीमा योजनाएं भी बेचते हैं, जैसे इस समय चल रही हैं जीवन बीमा
जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, बहुत सारी सुविधाएं इसमें चल रही हैं। अब यहाँ पर देखिए, भारत में बैंकों को सामान्यतः नीचे बताए अनुसार विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। अनुसूचित बैंक, अनुसूचित बैंक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? देखिए यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, ये अनुसूचित बैंक के अंतर्गत आते हैं। और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? देखिए, भारतीय स्टेट बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य बैंक, IDBI बैंक। यहाँ पर देखिए, निजी क्षेत्र के बैंक कौन कौन से हैं? निजी क्षेत्र के पुराने बैंक, निजी क्षेत्र के नए बैंक, विदेशी बैंक, भुगतान बैंक, लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र के बैंक। यहाँ पर देखिए, ये ज्यादा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में जो है ये कई बार पूछा जाता है। भारतीय स्टेट बैंक वाला ये प्रश्न कई बार आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए, अनुसूचित बैंक के अंतर्गत जो है ये बैंक, ये सारे आते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, इसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य सहकारी बैंक, शहरी बैंक, ये सारे आते हैं। और निजी क्षेत्र के बैंक के अंतर्गत इतने आते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के अंतर्गत इतने आते हैं। ये चीजें आपको जरूर से जरूर पता होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, बैंकों के कार्य, ये इससे संबंधित बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि बैंकों के महत्वपूर्ण कार्य बताइए, या ये भी पूछ लेता है कि ऊपर लिख के दे देता है कि निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है। तो उसमें कई ऑप्शन दे देता है, जैसे राशियां जमा करना, उधार देना, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन दे सकता है। उसको आपको समझ करके उसमें उत्तर उसको देना है। और इसमें कोई भी प्रश्न को किसी भी प्रकार से घुमा करके पूछ सकता है। अगर उसको आप समझ के रखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है या इसका उद्देश्य क्या है, तो उसको आप आसानी से उसका उत्तर वहां पर दे सकते हैं। इसमें मोबाइल बैंकिंग से संबंधित भी प्रश्न पूछ लेता है। जैसे देखिए, यहाँ पर देश में परिवर्तन ला रही मोबाइल फोन क्रांति पहुंच और लेन देन के आधार पर बैंकिंग क्रांति के रूप में बदल सकती है। दूरस्थ गांव तक मोबाइल की पहुंच और आम आदमी द्वारा इसका उपयोग समय का तकाजा है। अनुमान है कि लगभग 1/4 मोबाइल उपयोगकर्ता गांव छोटे कस्बों में रह रहे हैं। मोबाइल फोन का कार्यक्षेत्र और जनसंख्या के सभी वर्गों द्वारा ऐसे यंत्र का उपयोग करने से वंचित जनसंख्या को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के अवसर खोजे जा सकते हैं। दोस्तों, मोबाइल के माध्यम से, मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से लेन देन, SMS, बैलेंस इंक्वायरी, बैलेंस ट्रांसफर, बहुत सारे काम किए जाते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, मोबाइल वॉलेट के जरिए मोबाइल बैंकिंग 2012 में शुरू की गई थी। अगर कहीं पर प्रश्न पूछ लिया कि मोबाइल वॉलेट के जरिए मोबाइल बैंकिंग कब शुरू की गई थी, तो आराम से आप इसका जवाब दे सकते हैं कि 2012 में शुरू की गई थी। अब यहाँ पर देखिए, विदेशी बैंक के बारे में अगर कोई प्रश्न आ गया तो आप इसको पूरा पढ़ करके आराम से विदेशी बैंक से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आ जाता है उसको आप हल कर सकते हैं। विदेशी बैंक की देखिए पूरी परिभाषा दी हुई है। ये विदेश में निगमित बैंक है, परंतु इनको भारत में उनकी भारतीय शाखाओं के जरिए बैंकिंग कारोबार करने के लिए रिजर्व बैंक ने लाइसेंस मंजूर किया है। तो दोस्तों, विदेशी बैंक का मतलब ये है कि ये बैंक सारे विदेशी हैं और ये विदेशों में चलते हैं, और इन विदेशी बैंकों की शाखाएं भारत में हैं, जिनको भारतीय रिजर्व बैंक ने लाइसेंस दे रखा है। लेकिन ये विदेशी बैंक ज्यादा मात्रा में नहीं है, ज्यादा संख्या में नहीं है। ये ज्यादातर राज्यों की राजधानियों में ऐसे खोले गए हैं। इसके बाद आता है, देखिए यहाँ पर स्थानीय क्षेत्र का बैंक। ये ऐसे बैंक है जिनको निर्दिष्ट क्षेत्र में कार्य करने का लाइसेंस प्रदान किया गया है। ये कम पूंजी पर परिचालित करते हैं और ये वाणिज्यिक बैंक की सभी वित्तीय सेवाएं उपलब्ध नहीं करा सकते। आज के दिन देश में केवल 4 स्थानीय क्षेत्र बैंक हैं। अगर स्थानीय क्षेत्र के बैंक से कोई भी प्रश्न आ जाता है तो आप यहाँ से इसको पढ़ करके आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों भुगतान बैंक। भुगतान बैंक व्यक्तियों, लघु कारोबारियों और अन्य संस्थानों से मांग जमा राशियां, चालू जमा राशियां और बचत बैंक जमा राशियां स्वीकार कर सकते हैं। और दोस्तों, भुगतान बैंक की कुछ सीमाएं होती हैं। प्रति ग्राहक 1 लाख रुपए, और इसमें बचत खातों में ब्याज भी दिया जाता है। और दोस्तों, भुगतान बैंक जो होते हैं ये ऋण नहीं दे सकते हैं। इसी प्रकार से लघु वित्त बैंक है। यहाँ पर देखिए, लघु वित्त बैंक के बारे में दिया गया है। असल में लघु वित्त बैंक जमा राशि स्वीकार करने और ऋण देने के कार्य दोनों ही मामले में वाणिज्यिक बैंकों के छोटे रूप हैं।
उनके लिए आवश्यक है कि वे अपने ऋणों का कम से कम 75% हिस्सा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत उधारकर्ताओं को दे। इस पीडीएफ की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों, अगर इस अध्याय से अगर आप पूरी अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो 6, 7, 8 नंबर लगभग इसमें बिल्कुल निश्चित मिलने वाले हैं आपको। इसके बाद दोस्तों देखिए, यहाँ इसमें जो है क्वेश्चन पेपर भी नीचे दिया हुआ है इस अध्याय का। यहाँ पर बैंकों के प्रमुख कार्य: जमा राशि स्वीकार करना, ऋण देना और निवेश करना, गैर निधि कारोबार और विप्रेषण, रेमिटेंस सेवाएं। उपयुक्त सभी, तो इसमें उपयुक्त सभी होगा। कुल मिला के जब ये अध्याय आप पढ़ लेंगे पूरा, तो इसके नीचे जो भी क्वेश्चन पेपर है, अगर आप इसको मान के चलिए कि अगर इसको घुमा फिरा करके भी दे देता है तो आप इसका आसानी से दे सकते हैं। यहाँ देखिए, जैसे आईडीबीआई खाली स्थान है, तो ये सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। यहाँ पर कभी कभी आईडीबीआई या भारतीय स्टेट बैंक का कुछ भी पूछ लेता है इसको घुमा फिरा करके। सो अगर आप इस अध्याय को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इसके अंतर्गत जो भी प्रश्न आएंगे आप इसका उत्तर बड़े ही आसानी से दे सकते हैं। तो इस पीडीएफ की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जा करके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये पीडीएफ लगभग 15 पेज की है। इसको आप डाउनलोड करके आसानी से इसको पढ़ सकते हैं और इसके माध्यम से आपको बहुत मदद मिलेगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिए। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।